एक बहुत प्यारा सा गाना सुना होगा कि चलते चलते बस यही गीत याद रखना कि कभी अलविदा मत कहना। तो वो अलविदा का मतलब है कि आप जैसे 11-12 में प्रिपरेशन करते हैं तो चलते चलते कहीं आप क्विट ना कर देना। क्विट कर दोगे तो फिर कंपटीशन से बहुत दूर चले जाओगे यार। तो अगर आप चाहते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में अच्छे से सिलेक्शन, तो जो हो जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं अच्छे से 11-12 में अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना सपना ज़रूर अचीव कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं तपज्योति चक्रवर्ती जी, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्लासेस को मैनेज करते हुए नीट में 2023 में 632 स्कोर दिया है। इनका AIR था 13,120। इन्होंने फिजिक्स में स्कोर किया 156, केमिस्ट्री में स्कोर किया 157 और बायो में स्कोर किया 319। तो इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे लोकस एकेडमी के साथ 2 साल इनका कैसा चला, कैसा लगा केमिस्ट्री, और कैसे कैसे इन्होंने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन की, और फिर किस तरीके से इन्होंने ऑनलाइन का एडवांटेज लिया। तो पहले बताएंगे बच्चों को कि कैसे 2 साल का सफ़र रहा, खास करके लोकस एकेडमी में। सफ़र तो बहुत अच्छा रहा और लोकस एकेडमी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब ऐसे पढ़ाते हैं कि याद आए एग्ज़ाम में। जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको याद आएगा कि सर ने ऐसे ऐसे पढ़ाया था। आपके आंखों के सामने आएगा कि सर ने ऐसे पढ़ाया था और इसका आंसर यही हो सकता है। मतलब बहुत अच्छा था, मेरे लिए तो काम कर गया। अच्छा, तो किस तरीके से कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तुम अपने जूनियर्स को बोलोगे कि 2 साल में क्या क्या करना चाहिए कि अपने कंपटीशन एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं, फिजिक्स में भी अच्छे स्कोर आ जाएं जैसे तुमने स्कोर दिया है, और क्या क्या किया केमिस्ट्री के लिए, कैसी कैसी बुक्स फॉलो की, अपने जूनियर्स को गाइड कर पाओगे? जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करोगे उसका पहले शॉर्ट नोट बनाए, क्योंकि पूरा जो वो होता है पूरा कॉपी तो आप रिवाइज़ कर नहीं सकते एक दिन में। तो शॉर्ट नोट बनाए, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे और बुक से भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखते जाए। और सारा दिन, मतलब दिन में जब भी टाइम मिलेगा ये रिवाइज़ करते रहना। और मेरी बात की जाए तो मैंने केमिस्ट्री के लिए VK जायसवाल फॉलो किया था इनऑर्गेनिक के लिए, और बाकी मैं उनका DPP सॉल्व करता था और जो नोट क्वेश्चन मिलते थे वो सॉल्व करता था। अच्छा, और बायो के लिए प्रैक्टिस के लिए ऐसा क्या करते थे कि वो अच्छा हो गया तुम्हारा? बायो में भी तुमने 319 स्कोर किया है, जो कि फ्रेशर, एज ए फ्रेशर इन्होंने कोई रिपीटर नहीं है, फ्रेश स्टूडेंट हैं जो इस बार 632 स्कोर लेकर आ रहे हैं। तो बायो के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर बुक फॉलो किया हो और फिजिक्स के लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर बुक फॉलो किया हो जो तुम्हारा कोई जूनियर देख रहा हो तो मोटिवेट हो सके, फॉलो कर सके वो बुक? बायो के लिए मैंने NCERT पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, और एग्ज़ाम से पहले भी मैंने NCERT पढ़ के गया था। और मैंने NCERT एट योर फिंगर टिप्स ये वाला बुक फॉलो किया था। और फिज़िक्स के लिए मैंने PYQ को एनालाइज़ किया था, बहुत एनालाइज़ किया और वही सॉल्व किया, फिज़िक्स हो गया मेरा। मतलब आप बिल्कुल जी जान लगा करके ना, अगर आप फिजिक्स से बहुत डरते हैं, एक कसम खा लो कि हम एटलीस्ट PYQs को बिल्कुल निचोड़ के खा जाएंगे और उस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी मिलेंगे तुरंत कर डालेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको नीट में जो पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, फार्मूला बेस्ड होते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो वो कुछ PYQ से मैच हो जाते हैं कि नहीं। और या फिर अगर आप बहुत थोड़ा अच्छा चाहते हैं तो JEE के ऑप्शनल PYQs कर लो, 4 ऑप्शन वाले PYQs, तो वहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। और ये तो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए तुमने कैसी कैसी बुक्स फॉलो की। क्या तुम्हारी भी जर्नी में ऐसा हुआ था, जैसे अभी रनिंग स्टूडेंट हैं तो उनको एक फेज़ आता है जहाँ पर वो बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, एग्ज़ाम में उतने स्कोर नहीं आते हैं, तो किस तरीके से तुमने, जैसे यहाँ पे NTS हो रहा था तो तुमने NTS ज्वाइन किया था क्या? तो किस तरीके से वहाँ पर अगर तुम्हारे लो स्कोर आते थे तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे और मेनटेन करके रखते थे? और क्या 2 साल की जर्नी में कभी ऐसा हुआ था कि अचानक कोई तबीयत ख़राब हो गई हो, बॉडी में कुछ ऐसा कुछ चोट फोट आ गई हो? मैंने देखा है कुछ बच्चों के, मतलब बुरी बात हो जाती है कि कुछ इधर उधर तबीयत ख़राब हो गया या कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा कुछ डेंजरस घटना हो गई हो 11-12 में जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत पीछे लेकर जाना चाहा हो, लेकिन फिर भी तुमने पूरा हार नहीं मानी और जान लगा दिया पूरा? NTS में मेरे पहले इतने अच्छे स्कोर नहीं आते थे। पहले मेरा स्टार्ट हुआ 550 से शायद स्कोर, तो मैंने अपने आप को बोला कि 550 आया पहली बार तो दुखी होने से कुछ नहीं चलेगा, मतलब एनालाइज़ करना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुआ और इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और चोट के बाद, हाँ, मेरे क्लास 12 में मेरा पैर टूट गया था, तो बहुत दिन मेरा वेस्ट हुआ, मतलब मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया इस वजह से, पर बाद में मैंने कवर कर लिया।
वही पॉजिटिव थॉट्स बना के रखोगे ना, तो भगवान तो ये सब तुम्हें अच्छा करने के लिए ही तो देता है। अगर आपकी जर्नी में स्ट्रगल नहीं होगा तो कहानी कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। क्या बोलोगे, एसी रूम में बढ़िया सो रहे थे और मस्त तरीके से सिलेक्शन ले लिया तो कोई जानना नहीं चाहेगा। अगर तुम जी जान लगा करके अपनी कहानी में जब भी कभी ऐसे डेंजरस फेजेस आते हैं तो उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करो और बढ़िया। हर एक प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशन होते हैं। एक, क्विट कर दो, लीव कर दिया। एक होता है दूसरा प्रॉब्लम निकाल लिया कि ये करने का मतलब चेंज कर दिया, स्किप कर दिया, दूसरा प्रॉब्लम कर लेंगे। और एक तरीका होता है एक्सेप्ट करो प्रॉब्लम को और लड़ो उससे और पूरा का पूरा जान लगा दो उसमें। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी, फिजिकली, फैमिली में कोई प्रॉब्लम, मेंटली कोई प्रॉब्लम आती है, उसे थोड़ा सा टैकल करो, हैंडल करो, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो और अपने स्कोर्स लेकर आओ। अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे कि अगर वो कोई ऑनलाइन कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, जैसे तुमने यूट्यूब से भी बहुत सारे कंटेंट अच्छे किए, और कैसे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस रहा यहाँ सिटी में, आपने क्लासेस कैसे कैसे की, तो जूनियर्स क्या करें जिससे कि वो अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, अपने स्कोर को और अच्छा से अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। और इनका एक प्रॉब्लम हो गया था मेन एग्ज़ाम में, जो ये शायद बोलना भूल गए, लेकिन नॉर्मल बातचीत में इन्होंने बताया कि बायो के 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो इन्होंने बाई मिस्टेक सोचा था कि वो लास्ट में दे देंगे, और लास्ट में 1 मिनट बचा था तो गलती में उसका OMR फिल करते समय गलत जगह फिल हो गया। नहीं तो ये स्कोर जो आप 632 देख रहे हैं, रैंक 13,000 देख रहे हैं, ये 7,000 के आसपास रैंक हो जाती, 6,000 के आसपास हो जाती, क्योंकि स्कोर जंप हो जाता, फिर एटलीस्ट 20 मार्क्स इधर उधर हो जाते 650 के पास। तो ऐसी क्या चीज़ बताओगे कि एग्ज़ाम टाइम को कैसे मैनेज करना है, और NTS में आखिर में 3 घंटे क्यों टाइम देता हूँ, जिससे कि 20 मिनट तो एग्ज़ाम में चले ही जाते हैं इधर उधर साइन वाइन करने में। तो मेन अपने जूनियर्स को कैसे गाइड करना चाहोगे कि वो कैसे टीचर्स का सिलेक्शन करें, कैसे पढ़ाई करें, NTS अगर ज्वाइन किया है उन्होंने तो किस तरीके से NTS को कितना सीरियसली टेस्ट दें, और टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में, जिससे कि जैसे आपकी जो गलती हुई वो ना करें और अपना बूस्ट करके और अच्छा स्कोर लेकर आएँ। आपको जिस टीचर से समझ में आ रहा है उसी टीचर से पढ़ो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हीं टीचर से पढ़ना है, मतलब कंपलसरी है। और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कोशिश करें कि 2 घंटे 30 मिनट में आप ख़त्म कर दें मॉक टेस्ट को। नहीं तो अगर आप 3 घंटे की आदत लगा दोगे तो ख़त्म नहीं होगा मेन एग्ज़ाम में। मेरा भी नहीं हुआ, इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ। वही मतलब एक टाइम लग जाता है आपको OMR फिलिंग में, और उसके बाद पेपर को अगर आप रीचेक करना चाहते हैं कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दोबारा देखना चाहते हैं तो उनके लिए टाइम बचना चाहिए। और हमेशा ही इजी पार्ट से क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। टफ पार्ट से शुरू नहीं करें, नहीं तो माइंड आपका टायर्ड हो जाएगा, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होंगे। तो वो सभी बच्चे जो अपने आप को बहुत ब्रिलियंट या अच्छा समझते हैं, हमेशा ध्यान रखिए माइंड को जितना रिलैक्स करके रखोगे उतना ज़्यादा टाइम तक वो अच्छे से काम करेगा। जितना जल्दी इसको एग्जॉस्ट करा दोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा डाउट रखते हैं कि फ़िज़िक्स पहले कर लेना चाहिए, इवन टॉपर्स लोग भी जो होते हैं, अगर आप चाहते हैं अपना स्ट्रेटजी बनाना कुछ अच्छा, पूरे पेपर का ईजी कर डालो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका, ऐसे कर सकते हो। और या सेक्शन वाइज तुमने इजी कर लिए, फिर उसके टफ, फिर इजी, फिर टफ, ऐसे जितना माइंड को, क्योंकि 3 घंटे 20 मिनट आपको अपना पूरा मैक्सिमम निकाल के देना है। और एग्ज़ाम जब भी कहीं दिया करो, बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि मैं ऐसे तो कर लेता हूँ, एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक बहुत हो जाते हैं, दूर कैसे करें। तो कल भी मैंने कुछ बच्चे को बताया कि सिंपल एक तरीका यार, एग्ज़ाम देने जब भी आओ थोड़ा रिलैक्स होकर आया करो, सो कर आया करो। जैसे इनसे मैंने पूछा था तो तपोज्योति जी ने बताया कि इन्होंने जो मेन एग्ज़ाम है वो अच्छे से सुबह बढ़िया सो करके माइंड पूरा रिलैक्स करके दिया था, जिससे कि आउटपुट अच्छा हो सके। ऐसे ही किया करो एग्ज़ाम टाइम में। लास्ट टाइम तक पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आप ये करेंगे कि लास्ट के 1 घंटे सो लिया, आधे घंटे की नींद लेकर चले आए, माइंड बहुत रेस्ट में रहेगा, तो 3 घंटे बहुत एक्टिवली काम कर पाएगा। ठीक है, और जान लगाते रहोगे तो इनके जैसा आप भी इसको ला सकते हो, अपने सिलेक्शन पा सकते हो। बच्चों को बोलोगे कि जो आपके जूनियर्स हैं वो ऐसी क्या चीज़ को फॉलो करें जिससे वो अच्छा बन सकें। तुम अपना कोई स्टडी रूटीन बता सको कि एक दिन में इतना घंटे पढ़ने से काम बन जाता है, पढ़ते रहो तो हो जाएगा। और कोई ऐसा मोटो लाइन हो तुम्हारा, कोई मोटिवेशनल कोट हो जिसको फॉलो करके तुम्हें लगा हो कि जान आती है, अपने को मज़ा आता है वो सुन करके। फिक्स तो कोई आवर नहीं है जिससे आपको पढ़ना चाहिए। मतलब आपको अगर लगता है कि 8-9 घंटा पढ़ने से आपका हो जाएगा तो आप पढ़े 8-9 घंटे, और शॉर्ट नोट बनाते रहे, उसे रिवाइज़ करते रहे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन करें, टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन करें। और मेरा एक फेवरेट लाइन थे, अंतः अस्ति प्रारंभः, एंड इज़ द बिगिनिंग। तो अगर आपको लगता है कि आपका सफ़र या ख़त्म हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप याद रखें, आप कोशिश करते रहे, आपका ज़रूर कुछ हो जाएगा।
क्या मस्त लाइन इन्होंने बोला है। ये कल जब यहाँ पर आए थे तो मैंने इनसे पूछा भी कि तुम्हारे व्हाट्सएप में यार ये संस्कृत वाली लाइन लिखी हुई है, मतलब बड़ा मस्त है कि जब जैसे अभी 11-12 की इनकी जर्नी ख़त्म हो रही, लेकिन ये जर्नी की शुरुआत भी तो है। और ऐसे ही जब आपको लगता है कि लाइफ फिनिश्ड हो गया, वहाँ से एक नई लाइफ शुरू होती है। बस आपको विश्वास रखना है, जान लगाना है। गिव अप तब तक नहीं करें जब तक आप युद्ध जीत नहीं जाते हैं। बिना लड़ाई जीते हुए हारने का तो सवाल ही नहीं होता है। पहले लड़ाई करिए बढ़िया से, और सिलेक्शन लेकर तभी जाओगे जब माइंड सेट आपका सही होगा। माइंड को अच्छे से एक्टिव रखोगे, गंदे थॉट्स नहीं लाने दोगे, पढ़ते रहोगे। और जैसा इन्होंने बोला कि अगर आप 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं एक बार पढ़ लिया समझ लिया तो वो तो खरीद लिया मैंने, उसको तो गुलाम बना लिया, जब मैं चाहूँगा तब याद आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हैं तो उनको रिवाइज करते रहिए। बहुत सारे लोग वॉल पे चिपका उपका तो लेते हैं खूब मोटिवेशन से, देखते नहीं कभी उसे, तो क्या वॉल याद कर रहा है उसे? अरे भैया तुम देखो उसे, बार बार याद करो उसे, इसीलिए तुमने वॉल पे लगाया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कि रिवीजन आप रेगुलर टाइम पे करते रहिए। रिवीजन खुद से नहीं होता है तो छोटे छोटे टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, उस बहाने से भी रिवीजन हो जाता है। लेकिन ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट देने से भी उतना फ़ायदा मेरे हिसाब से नहीं है। आप टेस्ट दीजिए, जो भी टेस्ट दीजिए सीरियसली दीजिए, और रिवीजन खूब करते रहिए, नोट्स खूब फॉलो करिए। नोट्स की रिवीजन बहुत ज़रूरी है, NCERT की रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपकी तरफ से, मेरी तरफ से तपोजीत जी को इनके आने वाले मेडिकल लाइफ के लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और हम लोगों की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है वो अच्छा हो। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।